इस ऑडियो में मैं आपको तुलुप वंश से बताता हूँ। सुलभ वंश तक मैं बता चुका था। जो वीर सिंह तुलुप है, उसने तुलुप वंश की स्थापना करता है। वीर सिंह तुलुप कब राजा बनता है? 1505 में। 1505 से 1509 तक राजा रहता है। 1505 में क्या होता है, एक सेनापति है जिसका नाम है नरसनायक तुलुप। नरसनायक तुलुप है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा वीर सिंह तुलुप ने सालू वंश का जो अंतिम शासक है उसकी हत्या कर दी है। वीर सिंह तुलुप ने क्या किया, जो सालू वंश का अंतिम राजा था, उसकी नरसिंह सालू है उसका अंतिम राजा, उसको मार देता है। ठीक है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद तुलुप वंश की स्थापना, तुलुप वंश की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय भी तुलुप वंश, मतलब तुलुप वंश से संबंधित क्वेश्चन याद रखना, ये आप पूछा है, टीसीएस ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। 1509 से 1525 तक कृष्णदेव राय राजा रहे। इसका मतलब कह सकते हो आप 15 साल हो गई, 16 साल के आसपास इन्होंने राज किया है। कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य पर 1509 से 1525 तक राज किया। ये आपको ईयर बहुत जरूर याद रखना। वह विजयनगर साम्राज्य का बोलते सर्वाधिक महान शासक माना। कृष्णदेव राय को ही बताते हैं बाबर कब आया हुआ, तभी आया ना 1526 में, पानीपत की लड़ाई हुई। तो बाबर ने बताया था कि भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है, वह है कृष्णदेव राय। ये एक महान शासक है, वीर है, कूटनीतिज्ञ है, धर्म की रक्षा करने वाला है। और आप कह सकते हो राजा अच्छा जब होता है जब उसकी प्रजा उससे खुश रहे। प्रजा कब खुश रहती है? जब राजा उदार होता है, प्रजा के हितों के बारे में सोचता है और प्रजा पर अत्याचार कम करता है। बहुत सारी चीजें, और ज्यादा कुछ नहीं है। प्रजा सिर्फ राजा से मांगती है उसको न्याय अच्छा मिले जनता को, और उसको अत्याचार राजा की तरफ से कम हो, और ऐसे रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट बोलते हैं ना, ज्यादा कठोर कार्रवाई ना हो, प्रजा खुश रहती है उससे। तो इसने बताते हैं ये बुद्धिमानी से आंतरिक विद्रोह का दमन करता था। मतलब बुद्धिमानी से करने का मतलब ये है कि डायरेक्ट आप लोगों को मारो मत, कहीं ना कहीं ऐसे बात करो, समझाओ, और आंतरिक जो विद्रोह हो रहे हैं दमन, उनको कन्विंस करो, मतलब उनको समझाने की कोशिश करो और उनको खत्म करो। बोलते हैं उड़ीसा और बहमनी राज्यों को फिर से अपने अधिकार में कर लिया। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि कृष्णदेव राय ने उड़ीसा और बहमनी राज्य को दोबारा से अपने अधिकार में कर लिया। इससे बड़ा क्या होगा? इसके शासनकाल में साम्राज्य विस्तार के साथ कला साहित्य दोनों की जो उन्नति बताते हैं, कला की साहित्य की, वो कृष्णदेव राय के टाइम पे बहुत अच्छे और ऊंचाई स्तर पहुंच गई थी। और स्वयं कवि था, एक बोलते हैं एक पोइट था, कवि था, और ग्रंथ लिखता था कृष्णदेव राय। ये भी इसमें एक अलग से किताब बनाएंगे, कौन सी किताब किसने लिखी है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये कृष्णदेव राय स्वयं एक कवि थे और कई ग्रंथों की रचना की है। अब बात करते हैं अच्युत राजा है, जो इसको राय, ये भी राव, राय एक ही बार, राय राव, सब राजा के पर्यायवाची हैं। कहीं राव बोलते हैं, कहीं राय बोलते हैं, है लेकिन राजा का मतलब। कृष्णदेव राय का सौतेला भाई था अच्युत। इसमें कई जगह अच्युत लिखा हुआ है, कहीं अच्युत लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है ये कृष्णदेव राय का सौतेला भाई था। और 1529 से 1542 तक इसने विजयनगर साम्राज्य पर राज किया है। अब बात करते हैं वेंकट प्रथम भी राजा रहा है। वेंकट 1541 से 1542, एक साल, 6 महीने का शासन किया है। सदाशिव आया है, सदाशिव ने 1542 से 1562, मतलब 20 साल तक शासन किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा शासन किया है जो विजयनगर साम्राज्य किस राजा ने किया है? सदाशिव ने। वेंकट का भतीजा था ये कौन था? वेंकट का भतीजा जो राजा बना है। ताली काटे का युद्ध हुआ 1565 में हुआ है। ताली काट का, जिसको बोलते हैं राची तांगड़ी का युद्ध बोलते हैं, कई नाम है ना। विजयनगर साम्राज्य के विरोध में एक संघ का निर्माण होता है। विजयनगर साम्राज्य के विरोध में इसी के समय पर एक संघ का निर्माण होता है। वो अंत में जाके क्या होता है, 1665 में, 1565 में एक राची तांगड़ी का युद्ध होता है। वो बहुत खतरनाक युद्ध होता है। उसके बाद से विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है, बहनी साम्राज्य जीत जाता है इसमें। ठीक है, इसमें किस किस थे जिन्होंने संघ बनाया था विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ? बीजापुर लिखा है ना, तो बीजापुर था ये, अहमदनगर था, बीदर था, बरार की सेना, ठीक है, 4 की सेनाएं थी, एक शामिल नहीं हुआ था इसमें, गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में संघर्ष बोलते हैं ना, रायचूर दोआब की समस्या। एक रायचूर जगह है, एक क्षेत्र है, वहां दोआब मतलब होता है जहां पे बहुत अच्छी जमीन हो, बहुत अच्छी खेती हो, नदियों का संगम हो, नदियों का फैलाव हो, नदियां बहती हो, कहीं ना कहीं पानी की वो व्यवस्था हो जो कृषि को वहां बहुत उन्नति तक ले जाए। कृषि, वहां के लोगों का संसाधन हो, वहां की आर्थिक स्थिति की मजबूती को और मजबूत करते रहे, वो दोआब होता है। जहाँ पे नदियों के द्वारा खेती की जाती है, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, जैसे गंगा यमुना का दोआब बोलते हैं, या गंगा यमुना बहती है। तो ये रायचूर का दोआब है। इसके लिए लड़ाई हुआ करती थी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में। अतिरिक्त इसमें क्या होता है, दोआब की अतिरिक्त जो कहानी थी, मराठावाड़ और कृष्णा कावेरी घाटी के लिए युद्ध हुआ इनमें। भाई कोई भी नदी हो, कृष्णा का हो चाहे कावेरी हो, घाटी के लिए युद्ध इसलिए होता है कि नदी एक बोलते हैं कि समाज को, एक इंसान के जीवन की आवश्यकता को पूरा करती है। नदियों से पानी मिलता है, जो पानी जिंदगी के जीने के लिए नहीं है। वहां के सारे जीवन, जितने जीव जंतु, पशु पक्षी जो भी होते हैं, पेड़ पौधे, जो कुछ होगा, बिना पानी कुछ हो सकता है क्या? तो जहां भी जनसंख्या की सघनता मिलती है, वहीं मान के चल रहा कि पानी की प्रचुर मात्रा होना जरूरी है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे पाइपलाइनों के बोलते, पाइपलाइनों की हेल्प से पानी पहुंचा जा रहा है। आजकल मौसम देख रहे हैं लोग, जब मौसम अच्छा होता है वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, पानी वानी से तरह देखें, क्योंकि आजकल पानी पहुंच जाता है। ठीक है, उस समय पानी की ऐसी नहीं थी पाइपलाइन डाल दी जाए। वहां तो जो प्राकृतिक रूप से पानी की उपलब्धता होती थी, वहीं पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता था, सघनता ज्यादा होती थी। तो इसकी लड़ाई की एक तो रायचूर दोआब है, दूसरी लड़ाई कारण कृष्णा कावेरी की घाटी भी है। कृष्णा गोदावरी घाटी में संघर्ष होते रहे।
इसके प्रमुख कारणों में राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक थे। सीधी सी बात है, राजनीतिक कारण तो हर लड़ाई का कारण होता है, भौगोलिक भी कारण होता है। भौगोलिक कारण में ये बोल सकते हो कि आसपास पड़ोसी से पड़ोसी भौगोलिक कारण हो सकता है। इस राज्य का इससे संबंधित तो भूगोल के क्षेत्र से एक दूसरे से जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं कारण आर्थिक भी होते हैं, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, ये सब कारण है ना, ये राजनीति से निकले होते हैं। और राजनीति विचारों का पूरा एक समूह होता है। राजनीति की परिभाषा राजा की नीति होती है। राजनीति की परिभाषा, मैं भी पॉलिटिकल साइंस में पीजी कर रखी है मैंने, राजनीतिक परिभाषा एग्जैक्ट किसी ने नहीं दी है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ राजनीति सिर्फ राजा की वह नीति होती है जो शासन करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, वही राजनीति होती है। कोई राजा खतरनाक होता है, कट्टर होता है, कोई उदार होता है, वो उसकी नीति होती है। लेकिन इसकी एक ही परिभाषा है जो सबसे प्रभावशाली परिभाषा हो सकती है, राजा की वह नीति राज करने के लिए वह प्रयोग में लाता है, वही राजनीति होती है। फरिश्ता क्या बोलता है? फरिश्ता के अनुसार दोनों राज्यों के मध्य शांति विजयनगर द्वारा निर्धारित राशि देने के से बंद करता था। मतलब जो शांति होती थी क्यों बंद हुई? विजयनगर द्वारा जो निर्धारित राशि देने से बंद जब ये युद्ध हो जाते थे तब युद्ध होते रहते थे। भौगोलिक रूप बहमनी राज्य तीन तरफ से, मालवा, गुजरात, उड़ीसा जैसे शक्तिशाली से घिरा हुआ है। जो भौगोलिक रूप से आप बहमनी राज्य को देखोगे तीनों तरफ से घिरा हुआ है, एक तो मालवा से घिरा हुआ है, गुजरात से घिरा हुआ, उड़ीसा जैसे ये भी शक्तिशाली राज्य थे, इनसे घिरा हुआ था। विजयनगर तीन दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है। ये बताया ना, विजयनगर के साथ राज्य है जिसमें 300 बंदरगाह है, हर एक बंदरगाह तालीगढ़ के बराबर है, ये बोला था ना उसने, ठीक है। ये बहुत जरूरी है चीज याद रखना। तो ये विजयनगर जो साम्राज्य है वो तीन दिशाओं समुद्र से घिरा हुआ है और बहमनी साम्राज्य शक्तिशाली राज्यों से घिरा हुआ है। तो वे राज्य विस्तार के लिए केवल तुंगभद्रा क्षेत्र पर हो जाते, तो राज्य विस्तार कहाँ करेंगे? वो तुंगभद्रा क्षेत्र पर जा सकते हैं। अतः भौगोलिक रूप से कटे फटे होने के कारण बंदरगाह भी इस भाग में था। भौगोलिक रूप तो कहीं से ये फिक्स भौगोलिक रूप तो है नहीं, कहीं कहीं से जुड़ा हुआ है, कहीं से जमीन जुड़ती है, कहीं समुद्र जुड़ता है, ये भी कहीं ना कहीं इसी भाग में था। अब पुर्तगाल बोल रहे, पुर्तगालियों का आगमन भी बात करते हैं, उसमें क्या हुआ है। सल्तनत काल में ही यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध कायम हो चुका था। सल्तनत काल में ही मतलब शुरू हो गया था यूरोपियों के साथ व्यापार। 1453 ईस्वी में जो कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, तो वो रास्ता बंद कर देते हैं वहां से। तो इसमें मतलब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है और जो यूरोपीय व्यापारी थे, जो आर्थिक नुकसान, यूरोप व्यापारी जो वहां से आते थे उनका रास्ता बंद हो जाता है। तो उनको क्या होता था? फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, आर्थिक नुकसान होने लगा था। तब नवीन व्यापारी मार्ग की खोज करने के लिए, जिसने भारत में मसालों का व्यापार आसानी से हो सके, जिससे बोलते हैं जिससे नवीन व्यापार की खोज करने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता तो ढूंढेंगे ना। पुर्तगाल के शासक हेनरी के प्रयास से वास्को ड गामा भारत आया था। जब तुर्कों ने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और वो रास्ता ब्लॉक कर दिया। कुस्तुनतुनिया टर्की के आसपास का क्षेत्र है, वहां से आसानी से जल्दी से आ जाते थे भारत में। अब पुर्तगाल से निकलता है, हेनरी उसको ऑर्डर देता है, या कह सकते हो आप जाओ ढूंढ के आओ नया रास्ता, मसालों का व्यापार करना है। तो फिर ऊपर से घूम के आता है अटलांटिक महासागर से, ठीक है। तो वहां से वास्को ड गामा भारत आता है। अपने निजी व्यापार को बढ़ावा चाहते थे, कहीं ना कहीं निजी व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं। दूसरे पुर्तगाली एशिया और अफ्रीका को ईसाई बनाना मुख्य उद्देश्य था। ये भी सीधी बात, धार्मिक आप कह सकते प्रचार प्रसार और कहीं ना कहीं धार्मिक फैलाव भी इसका कारण बन सकता है। और अरब को कहीं ना कहीं कम करने का भी एक मुख्य उद्देश्य था। अरब का जो क्षेत्र उसको कम कर देते हैं। गोवा पुर्तगालियों की व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों केंद्र रहा है। गोवा ही रहा है, जैसे गोवा से लास्ट में लिया ना 1961 में, पुर्तगालियों से गोवा लिया है। गोवा लिया था स्टार्टिंग में, दमनदीप, गोवा ये, लेकिन 1987 में गोवा भारत का राज्य बना था। उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था ये। ठीक है। पुर्तगालियों का व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र क्या रहा है? गोवा। कहां पे था? गोवा। गोवा था, बोलते गोवा था दक्षिण शासकों पर नियंत्रण रखा, वहां से गोवा पर और दक्षिण शासकों पर कंट्रोल की जाती थी, एक तरह से वहां से शासन चलता था। अब विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण, मैंने बताया था किसी राज्य के पतन के चार पांच कारण मुख्य होते हैं। कमजोर शासक हो जाना, विदेशी आक्रमण हो जाना, आर्थिक स्थिति खराब हो जाना, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाना, सामाजिक बोलते हैं ना कि जनता का विद्रोह हो जाना, सैन्य विद्रोह हो जाना। उस समय ये बहुत सारे कारण आम होते हैं। प्राकृतिक आपदा आ जाना, ये भी बोलते हैं किसी साम्राज्य के गिरने के टूटने के कारण होते हैं। स्पेशली मैं इतना जानता हूं कि राजा अगर कमजोर है तो साम्राज्य गिरेगा, डाउन आएगा। नहीं तो राजा मजबूत है तो राजा सारी समस्याएं देखते हुए अपनी जनता को, अपनी सेना को मजबूती से खड़ा कर सकता है। उसके भाषणों में उसकी शक्ति, बोलते हैं ना, उसकी बातों में इतना दम होना चाहिए कि वो अपनी सेना को और अपनी जनता को कन्विंस कर सके, समझा सके। तो राजा फिर अपने साम्राज्य को बिखरने नहीं देता है। तो कमजोर राजा भी एक, बोलते हैं ना, मुझे सबसे प्रभावशाली इसका कारण लगता है। और कई ऐसे होते हैं सेनापति होते हैं, राज्य में रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी सत्ता को भोगने की इच्छा होती है। सत्ता को भोगने की इच्छा रहती है तो राजाओं की हत्या कर देते हैं, राजा को मार देते हैं, तो साम्राज्य टूटता है और बिखरता है। अब बात करते हैं जैसे कि पड़ोसी राज्यों से शत्रुता की नीति। ये सीधी सी बात है यार, पड़ोसी राज्यों से शत्रुता रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको हराएगा वो। विजयनगर साम्राज्य सदैव पड़ोसी राज्यों से संघर्ष करता था। बहमनी राज्य से विजयनगर नरेशों का झगड़ा हमेशा होता रहता था। इससे साम्राज्य की स्थिति, शक्ति तो कमजोर हो जाएगी, आपके पास सैनिक मरेंगे, वहां पे हथियार टूटेंगे, हथियार खर्च होगा, धन खर्च होगा, जो कुछ उत्पादन नहीं करा तो कहीं ना कहीं शक्ति में कमजोरी तो आएगी, बार बार लड़ाई करोगे तो। अब बात करें निरंकुश शासक। निरंकुश शासक मैंने बताया था, शासक का कैसा होना वो बहुत जरूरी है। शासक की अच्छाई जनता ही बता सकती है और शासक खुद बता सकता है, या जो शासक के साथ रहता है वो बता सकता है, बाकी नीचे लोग नहीं बता सकते। तो निरंकुश शासक के बारे में बात करते हैं। अधिकांश शासक निरंकुश थे,
निरंकुश का मतलब होता है जिन पर अंकुश नहीं था, मन चाहा वो काम कर दिया। ऐसा नहीं होता यार, कोई जनता में लोकप्रिय नहीं बन पाए, मतलब कहीं ना कहीं लोकप्रिय कैसे बन जाएंगे जब आप अपने हिसाब से चलाओगे, तो कहीं ना कहीं दूसरों की सुनना पड़ता है ना। निरंकुश मतलब जिस पर अंकुश नहीं हो, जिस पर रोक नहीं हो। तो निरंकुश शासक होना भी एक तरह से किसी साम्राज्य के पतन का कारण बन सकता है। अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी में भी एक निरंकुश शब्द ही आता है। निरंकुश शासक भी एक अयोग्य उत्तराधिकारी का ही भाग है। लेकिन आजकल इतिहास जितने भी विचारधारक है ना, अलग अलग चीज लिख देते हैं, लेकिन अयोग्य उत्तराधिकारी में ही शामिल होता है निरंकुश शासक। कृष्णदेव राय के बाद उसका भतीजा अच्युत राय गद्दी बैठता है। वह कमजोर शासक था, उसकी कमजोरी से गृह युद्ध छिड़ जाता है। जब शासक कमजोर होता है तो शक्ति, कब ऊपर वाले राजा की बात नहीं मारोगे तो नीचे वाले लोग क्या करेंगे, फ्रीडम, अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देंगे, हम फ्री हो गए, और गुटबाजी बनना शुरू हो जाएगी। तो वो सत्ता के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाता है। इसलिए ऊपर की कंट्रोल नीचे पर होना बहुत जरूरी है। उड़ीसा बीजापुर के आक्रमण, बहमनी साम्राज्य पर उड़ीसा के बीजापुर के आक्रमण अक्सर होते थे। जिन दिनों विजयनगर साम्राज्य गृह युद्ध में लिप्त था, उन्हीं दिनों में उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र गजपत और बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल ने विजयनगर पर आक्रमण किया। तो प्रताप रुद्र गजपत उड़ीसा का राजा था और बीजापुर का शासक था इस्माइल आदिल, जिसने विजयनगर पर आक्रमण किया था, विजयनगर साम्राज्य पर। गजपत हारकर लौट गया था, गजपति को हरा दिया। आदिल ने रायचूर और मुदगल के किलों पर अधिकार जमा लिया। लेकिन जो आदिल था, इस्माइल आदिल, जो बीजापुर का शासक था, उसने रायचूर और मुदगल के किलों को जीत लिया। गोलकुंडा तथा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान, इस अभियान से दक्षिण की मुस्लिम रियासतों ने एक संघ बना लिया था। इन्होंने क्या किया, विजयनगर वालों ने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध एक सैनिक अभियान किया, जिससे क्या हुआ, दक्षिण भारत के जो मुस्लिम रियासत थी उन्होंने एक संघ बनाया, अपनी रक्षा के लिए संघ बनाया। इसने विजयनगर की सैनिक शक्ति कम, विजयनगर के खिलाफ इतना बड़ा सैनिक संघ बनेगा तो सैनिक शक्ति कमजोर हो जाएगी जब 10 राज्य मिलकर आपस में इकट्ठे हो जाएंगे एक के खिलाफ। बन्नी हट्टी का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का पतन कारण, इसी को बोलते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध, राजसी तांगड़ी का युद्ध, यही है ना, यही बना था विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण। तालीकोट का युद्ध, तालीकोट के पास हट्टी में मुस्लिम संघ तथा विजयनगर साम्राज्य के मध्य युद्ध होता है। इसने बोलते राम राय महाराजा, राम राय ने क्या किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, राम राय ने विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व किया था तालीकोट के युद्ध में। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। बीजापुर व गोलकुंडा के शासकों ने धीरे धीरे उसके राज्य को हथिया लिया। जीतने के बाद भी सेना बचती है, जनता बचती है, तो धीरे धीरे करके किसी राज्य पे कंट्रोल होता है। ठीक, तो ये हमने आज पढ़ाई कर ली इसकी विजयनगर साम्राज्य की। पहला वंश आता है इसमें जो हरिहर प्रथम ने स्थापित किया था, शुरुआत की थी, उसका नाम था संगम वंश। दूसरा सालुब वंश आता है, तीसरा तुलुप वंश आता है। ठीक है, तो आपको ये संगम वंश के राजाओं के बारे में जरूर याद रखना। हरिहर आया पहले, फिर बुक्का आया है, फिर हरिहर द्वितीय आया है, फिर बुक्का द्वितीय आया है। हरिहर पहले, फिर बुक्का, फिर हरिहर द्वितीय, फिर बुक्का द्वितीय, याद रखना। इसके बाद आए विजय देवराय प्रथम आया है, विजय राय आया है, देवराय द्वितीय आया है, मल्लिकार्जुन आया, विरूपाक्ष आया। तो अंत में इसका जो सबसे बोलते शक्तिशाली राजा वो रहा है विरूपाक्ष। ये आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछे गए अक्सर। अब बहमनी साम्राज्य की बात कर लेते हैं। बहमनी राज्य की स्थापना कब होती है, 1347 में। उसकी कब हुई थी, 1336 में, मतलब 11 साल के बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। इसमें बहमनी साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में मोहम्मद तुगलक के खिलाफ विद्रोह हुआ। मतलब दक्षिण भारत में जब मोहम्मद तुगलक ने उल्टे सीधे काम कर दिए थे ना, 4-5 काम किए थे, दुआ में कर बढ़ा दिया था, खुरासान पर अटैक कर दिया था, अफगानिस्तान पर सांकेतिक मुद्रा चला दी थी, मतलब तांबे के सिक्के चला दिए थे चांदी की कीमत के। ठीक है, ये कई 2-3 राजधानी को ले आया था, दिल्ली से देवगिरी में ले आया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती है जो राजा गलती कर देता है। वो समझ नहीं पाता है कि जो सुख वो भोग रहा है, जो व्यवस्था, जो सुख जो भी है वो राजा को मिल रही है, वो जनता को नहीं मिलती। राजा का एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान होता है क्योंकि उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जनता का एक जगह से दूसरी जाना बहुत मुश्किल होता है। तो राजा अगर अपने आप को जनता मान के चले कि मैं ये मान के चलूंगा, एक व्यक्ति को क्या परेशानी होगी जब वो यहाँ से वहां अपने घर को खाड़ के ले जाएगा, तब जाके उस राजा को फील होगी चीजें। नहीं, राजा के लिए तो बहुत आसान है एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि जनता उसके सामने खड़ी है, उसको सारी सुख सुविधा मिलेंगी, उसको क्या समस्या आएगी, उसको तो जाना है बैठे गद्दी पे। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। इन चीजों को समझने के लिए बहुत योग्य इंसान चाहिए। राजा बहुत बन जाते हैं क्योंकि बंसान को से राजा बनते थे, कुछ तलवार के दम पे बनते थे, लेकिन महान राजा होना, विद्वान होना, राजनीतिक होना, दार्शनिक होना, ये हर राजा की कहानी नहीं है, हर राजा ऐसा बन नहीं पाया है। तो हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 इसमें, और किसने की, हसन गंगू। हसन गंगू एक ब्राह्मण था, इसमें नहीं लिखा लेकिन मुझे पता है हसन गंगू एक ब्राह्मण था। अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी बैठता है और दक्षिण में मुस्लिम राज्य की नींव रखता है। बहमनी राज्य के शासकों के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 से 1358 तक राज करता है। इसमें क्या लिखा है, 1347 में सरदारों ने हसन गंगू को अवल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। गुलबर्गा में अपनी राजधानी स्थापित की। तो पहली बार इसने कहां स्थापित की, गुलबर्गा में, और इसका नाम एहसनाबाद रख दिया। गुलबर्ग का नाम क्या कर दिया, गुलबर्गा का एहसनाबाद। गुलबर्गा मैंने देखा है, एहसनाबाद बीदर के पास में, बीदर में गया हूं, बीदर मैंने खूब देखा है, और गुलबर्गा भी मैंने देखा। मोहम्मद शाह प्रथम की बात करते हैं। इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम आता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बाद।
मोहम्मद शाह 1358 से 1373 तक वहां का शासक रहता। ये कुशल था और संगठक था, मतलब इसकी नीति में कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा करने की मानसिकता थी। मोहम्मद शाह प्रथम बोलता है ना कि बहमनी राज्य का महान शासक मानते हैं इसको। बहमनी राज्य का महान शासक किसे मानते हैं? मोहम्मद शाह को। तेलंगाना गोलकुंडा किले को छीन लिया, बोले तेलंगाना गोलकुंडा किले को छीन लिया और 22 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि भी वसूल किया इसने। एक तो छीन लिया और 22 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की राशि भी इसने वसूल की। 1373 में उसको 1373 में ये खत्म हो जाता है, इसका देहांत हो जाता है। अब बात करते हैं मुजाहिदी शाह। उसके चाचा दाऊद खान ने उसका वध करवा दिया। अब मुजाहिद शाह था, उसको उसके चाचा ने दाऊद खान ने मरवा दिया। अब बनता है दाऊद खान 1377 में, केवल 5 साल तक इसने राज किया। मोहम्मद शाह द्वितीय आता है 1377 से 1397 तक, लगभग 20 साल इसने। वो एक शांत प्रिय उदार शासक था। उदार शासक और शांत प्रिय शासक लंबा राज कर जाता है, तो उसने 20 साल शासन किया। गयासुद्दीन, शमसुद्दीन, दाऊद और फिरोज शाह। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसके 2 पुत्र गयासुद्दीन तथा शमसुद्दीन एक एक करके गद्दी बैठते। फिरोज शाह की उपाधि धारण करके बारंगल तथा विजयनगर को पराजित किया जाता है। इसने विजयनगर हराया था, बारंगल को हरा दिया था। ताजुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह है। 1397 में ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी राज्य का सुल्तान बनता है। वह कला प्रेमी था तथा साहित्यकार था। उसने बोलते उसे अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वो विद्वानों का संरक्षक था, मतलब विद्वान लोग उसके यहाँ रहते थे और आराम से अपनी विद्वता का प्रयोग करते थे और लेखन कार्य करते थे और राजा को सलाह दिया करते थे। अहमद शाह 1422 से 1435 तक आता है। 1422 से 1435 तक अहमद शाह रहता है। 1422 में फिरोज शाह का भाई अहमद शाह, ये भाई किसका था? फिरोज शाह का, गद्दी पे बैठता है। इसके समय में गुलबर्गा विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन आया है कि गुलबर्गा का विद्रोह किसके समय में हुआ? तो आपको याद रखना अहमद शाह के समय में गुलबर्गा का विद्रोह हुआ था। ये षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था। उसने गुलबर्गा को हटाकर बीदर को अपनी राजधानी, ये क्वेश्चन पूछ लेना, कई बार पूछा है कि गुलबर्गा से हटाकर बीदर किसने राजधानी बनाई थी? बीदर में इसका किला है जो मैंने देखा था, अहमद शाह का किला बीदर में मैंने देखा है, ठीक है। तो अहमद शाह के समय पर गुलबर्गा से हटाकर बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। उसने बारंगल पर चढ़ाई की, उसने हस्तगत कर लिया, मतलब बारंगल को अब जीत लिया। उसने काकतीय राज्य को जीत लिया। विजयनगर से उसने कर वसूलना शुरू कर दिया। उसने गुजरात तथा कोंकण के सामंतों को भी पराजित किया। 1435 में उसकी मतलब उसकी भी डेथ हो जाती है, देहांत हो जाता है। तो इसने क्या किया था? अहमद शाह के टाइम पे सबसे जो मुख्य काम हुआ है वो है गुलबर्गा से बीदर राजधानी। इसने गुजरात कोंकण के कई सामंतों को हराया और वहां से टैक्स लिया। इसने विजयनगर से टैक्स लिया, इसने बारंगल को जीता, इसने काकतीय राज्यों को जीता, ठीक है। तो अहमद शाह के बारे में जरूर पढ़ना। अलाउद्दीन द्वितीय के बारे में बात करते हैं। ये 1435 से 1475, मतलब इसने बहुत दिन शासन किया है। इसने लगभग 40 साल तक अलाउद्दीन द्वितीय ने शासन किया, ये याद रखना। ये बहुत लंबा शासन है बहमनी साम्राज्य पर। अहमद शाह के बाद उसका जो पुत्र अलाउद्दीन द्वितीय है वो सिंहासन पर बैठता है। उसने कोंकण पर चढ़ाई की। कोंकण मतलब गुजरात गोवा के आसपास का क्षेत्र जो समुद्र के आसपास पड़ता है उसे कोंकण बोलते हैं। परिणाम स्वरूप कौन बोलते हैं? उसके बाद क्या होता है? कोंकण के शासक ने अधीनता स्वीकार कर लिया है। उसके भाई ने विद्रोह कर दिया है, रायचूर तथा बीजापुर से छीन लिया। किससे? अलाउद्दीन द्वितीय से छीन लिया है। उसके समय में दक्षिण तथा विदेशी मुसलमानों पर बोलते पारस्परिक विरोध, मतलब आपस में लड़ाई चल रही थी दक्षिण के और विदेशी मुसलमानों में। उसके समय पे आपस में मतभेद था और एक दूसरे का सम्मान नहीं करते थे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और एक दूसरे का विरोध करते थे। अलाउद्दीन द्वितीय ने साहस के साथ विजयनगर पर आक्रमण किया। इसने विजयनगर पर इनके आक्रमण सब क्यों हो रहे हैं? विजयनगर पर आक्रमण किया तथा उसे कर देने से बाध्य, विजयनगर से कर लेना उसने शुरू कर दिया, तो विजयनगर को कर देने के लिए बाध्य कर दिया। आप सोच सकते हो कितना खतरनाक सुल्तान होगा ये। अब बात करते हैं हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु के दक्षिण बोलते हैं ना ये 1457 से 63 की बात करते हैं। हुमायूं की मृत्यु दक्षिण में नीरों के नाम से जाना जाता है। वह विद्वान था, निर्दयी था और क्रूर था। अमीर उसकी क्रूरता से भयभीत थे। इसके बारे में खास कुछ लिखा नहीं है। अब बात करते हैं निजाम शाह की, कितना लिखा है इसमें। निजाम क्या है? हुमायूं का समय, निजाम शाह 8 वर्ष का था। जो हुमायूं का जो लड़का है निजाम शाह वो 8 साल का था। उसे ही बोलते ना गावा ने गद्दी पर आसीन किया। गावान, ये ध्यान रखना, ये बहुत खतरनाक आदमी रहा गावा, महमूद गावा बोलते हैं इसको। ये बहमनी साम्राज्य का एक तरह से पूरा सेनापति रहा है। इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था एक बार महमूद गावा के ऊपर। बोलते ना हुमायूं के समय पर निजाम शाह 8 साल का था। उसे ही गावा ने गद्दी पर आसीन कर दिया। वो निजाम की माता उसकी संरक्षिका बन गई। उसने अपने पति द्वारा दंडित किए गए सारे व्यक्तियों को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया उसने। उस अवसर पर देखकर तेलंगाना के शासकों ने चढ़ाई कर ली। छोटा है, उसने कई राजा छोड़ दिए, तेलंगाना के शासक ने चढ़ाई कर दी, पर उसने बुद्धिमानी तथा वीरता से उन्हें खदेड़ दिया, मतलब हरा दिया। इसी समय उसने बहमनी को हराया, बहमनी साम्राज्य को हराया तथा गुजरात में कब्जा कर लिया। 1463 ईस्वी में निजाम शाह की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह तृतीय की। निजाम शाह के निधन के बाद चाचा मोहम्मद शाह राजा बनता है। उसने अलना का प्रदेश संगमेश्वर राजा से छीन लिया। संगमेश्वर, ये संगमेश्वर वही है मुझे लग रहा है जहां पर ये संभाजी महाराज को
औरंगजेब ने कत्ल करवाया था वो संगमेश्वर, ये शायद मुझे लग रहा चाहिए एग्जैक्ट वही हो सकती है। विजयनगर था, उड़ीसा पर भी आक्रमण किया। संगमेश्वर राजा से छीन लिया, विजयनगर पर आक्रमण किया, उड़ीसा पर आक्रमण किया, वहां लूट करके सीधी सी बात, धन तो लेता ही आदमी जहां लूट करेगा। उसके शासनकाल में महमूद गामा के हाथों पूरी शक्ति केंद्रित थी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे, महमूद गामा के हाथों में शक्ति केंद्रित थी किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में। महमूद गामा बहमनी राज्य का प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री, ये महमूद गावा से क्वेश्चन आया है। महमूद गावा के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी चलती है वहां पे, उसका नाम था जो बीदर में है। महमूद गावा के नाम से कई स्मारक भी हैं बीदर में। वह पहले मिलानी ईरान का रहने वाला था। मतलब वह पहले ईरान का था। कौन था? महमूद गावा ईरान का था। वह एक व्यापारी के रूप में गुलबर्गा आया था। वह एक व्यापारिक रूप में गुलबर्गा आया था। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए महमूद गावा के, कि वह व्यापारिक रूप में गुलबर्गा आया था और वह ईरान का था। अपनी योग्यता और कुशलता के बल वह प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है। उसने दक्षिण में विदेशी अमीरों के झगड़े को शांत किया, क्योंकि उसके बाद दोनों योग्यता आ गई थी, एक तो विदेशियों से बात करने की और एक यहाँ जो बहमनी राज्य के लोग थे उनसे बात करने की। तो उसने दोनों लोगों को आपस में समझाया और उनके झगड़ों को शांत कर दिया। अब बात करते हैं बहमनी राज्य के पतन के कारण। सीधी सी बात है, पतन के कारण नॉर्मल विलासी शासक, धर्मांधता, ये भी कारण है। महमूद गावा का वध, महमूद गावा के वध से योग्य तथा ईमानदार कर्मचारी निराश हुए, इससे उनकी राजभक्ति में कमी आई। महमूद गावा की हत्या बहमनी साम्राज्य के लिए ऐतिहासिक घटना थी। ये अगर लाइन अगर पेपर में आ जाए कि महमूद गावा की हत्या बहमनी साम्राज्य के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी, व्याख्या कीजिए, तो आप इसके बारे में तभी लिख पाओगे जब महमूद गावा के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है। कमजोर शासक, बहमनी राज्य का योगदान किसमें? स्थापत्य कला में, बिल्डिंग्स बनाने में, भवन बनाने में। तो देखो बात करते हैं, सुल्तानों के नेबल अपने शासनकाल में अनेक भवनों का निर्माण कराया था। गुलबर्गा था बीदर के राजमहल बने, गेसुर राज की कब्र बनी है, 4 विशाल दरवाजे वाला फिरोज शाह का महल बनाया है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बनाया है, जामा मस्जिद बनाई इसने, बीजापुर का गोल गुम्बद बनाया है। बीजापुर के सुल्तानों के बारे में स्थापत्य कला में उत्कृष्ट नमूने हैं ये। गोल गुम्बद को विश्व के गुम्बदों में श्रेष्ठ माना जाता है। गोलकुंड तथा दौलताबाद किले भी श्रेणी में आते हैं। इस स्थापत्य कला में हिंदू, तुर्की, बोलते हैं मिस्री, ईरानी तथा अरेबिक कलाओं का मिश्रण है, ये आपको पता होना चाहिए। साहित्य संगीत की बात करते हैं। बहमनी के सुल्तानों ने साहित्य संगीत को प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित मतलब एक तरह से कहते हैं बढ़ावा देना। ताजुद्दीन फिरोज शाह स्वयं फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं का विद्वान था। उसकी अनेक हिंदू रानियां भी थीं। बताओ, हिंदू रानियां थीं और प्रत्येक रानी से उसकी भाषा में बोलता था। मोहम्मद शाह तृतीय, उसका वजीर महमूद गावा एक विद्वान था। मोहम्मद शाह तृतीय का जो वजीर था, प्रधानमंत्री था, महमूद गावा था, वो एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसने शिक्षा का प्रचार किया। विद्यालय था, पुस्तकालय के, मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी का विद्यालय देखा मैंने महमूद गावा के नाम से बीदर में। इसके निजी पुस्तकालय में 3000 पुस्तकें थीं। उसके 2 ग्रंथ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, उरोजात उन इंसा दीवाने अस्र, इन दोनों के नाम याद रखना। उरोजात उन इंसा दीवाने अस्र महमूद गावा ने लिखे। ठीक है। अब कुछ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं जौनपुर की। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक कौन था? तुगलक वंश का सुल्तान था। इससे पहले कौन था? मोहम्मद तुगलक। उससे पहले कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक का नाम जौना ही खां था, जौना खां। उसकी याद में उसने जौनपुर की स्थापना की थी, मतलब उसकी याद में, उसकी स्मृति में। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी शासक राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा के जान, जो मलिक सरवर ख्वाजा जहां था उसने जौनपुर में एक स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की। ख्वाजा जहां को मालिक उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि थी। ये क्वेश्चन आया है कि ख्वाजा जहां को मालिक उस सर्क मतलब पूर्व का स्वामी की उपाधि दी। 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक के बेटे सुल्तान महमूद ने इसको पूर्व का स्वामी की उपाधि दी थी 1394 में। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक रहे, एक मुबारक शाह रहा 1399 से 1402 तक, शमसुद्दीन इब्राहिम रहा 1402 से 1436 ईस्वी तक, महमूद शाह रहा 1436 से 1451 तक, और हुसैन शाह रहा 1458 से 1500 तक। ठीक है। ये इन शासकों के बारे में पूछा है तो जौनपुर के बारे में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आ सकते हैं। जौनपुर के शासकों के बारे में बताइए, क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर पीसीएस का देने जा रहे हो तो पूछ सकते हैं। आजकल क्वेश्चन टफ आते हैं। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोधी का कब्जा हो जाता है। 75 साल तक जौनपुर फ्री रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, फिर बाद में बहलोल लोधी कब्जे में कर लेता है। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ। जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अटाला देवी मस्जिद जौनपुर में ही है। 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान मोहम्मद इब्राहिम शाह के द्वारा बनाई गई थी। अटाला देवी मस्जिद है, अटाला देवी के नाम से वो मस्जिद है, उसका नाम। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर कराया था। अटाला देवी का जो मंदिर था उसको तोड़ा गया था, वो मस्जिद बना दी थी इसने। किसने? इब्राहिम शाह ने।
जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। जहजरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम सरकी के द्वारा कराई थी। लाल दरवाजा का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा कराया था, जो 1450 में किया गया था। ये आपको याद रखनी है कि जहजरी मस्जिद, जामा मस्जिद, अटाला देवी मस्जिद जौनपुर में कहाँ है? जौनपुर में। तीनों को याद रखना। अब बात करते हैं जहजरी मस्जिद बनवाई किसने थी? इब्राहिम सरकी ने। जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? हुसैन शाह ने। अटाला मस्जिद किसने बनवाई थी? इब्राहिम शाह ने। ये आपको याद रखनी। अब बात करते हैं कश्मीर की। सुहादेव नामक एक हिंदू राज्य की स्थापना की थी। सुहादेव नामक एक हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में। 1339 से 1340 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना होती है। 1339 से 1340 में कश्मीर में क्या होता है? शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना होती है। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था। कश्मीर में सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने राज किया था? शाहमीर ने, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। इंद्रकोट में इसकी राजधानी थी। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट को हटाकर अलाउद्दीन श्रीनगर में स्थापित की। क्या कहा था? श्रीनगर में। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किसने स्थापित की? अलाउद्दीन ने की थी। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया है। बुत सिकन, हिंदू मंदिर तोड़े, इसने मूर्तियां तोड़ी, तो सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबिदीन सिंहासन बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, कश्मीर का अकबर किसे बोला जाता है? 1420 में जो वहां का सुल्तान गद्दी बैठा था उसका नाम था जैन उल आबिदीन। जैन उल आबिदीन उसका नाम था, जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। क्यों? कि उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण। जैन उल आबिदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत और राजतरंगड़ी को फारसी में अनुवाद करवाया। तो ये क्वेश्चन नहीं बन जाता, महाभारत और राजतरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? वो करवाया था जैन उल आबिदीन ने करवाया था। ठीक है। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। तो कश्मीर को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? 1588 में अकबर ने। अब बात करते हैं बंगाल की। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनारगाम पूर्वी बंगाल तथा सतगाम दक्षिण बंगाल। ये आपको पता होना चाहिए कि किसने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनारगाम पूर्वी बंगाल, सतगाम दक्षिण बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बन जाता है। तो बंगाल के विभाजन किसने समाप्त किया था? अभी तो सबको पता है बंगाल के विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन बंगाल का पहले वाला विभाजन आपको पता होना चाहिए कब उसको समाप्त करते हैं और कब कौन करता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि गयासुद्दीन तुगलक ने 3 भागों में बंगाल को विभाजित किया था। उत्तरी बंगाल, पूर्वी बंगाल और दक्षिण बंगाल। उत्तरी बंगाल को बोलते थे लखनौती, पूर्वी बंगाल को बोलते थे सोनारगाम और दक्षिण बंगाल को बोलते थे सतगांव। ठीक है। अब क्या होता है? 1345 में हाजी इलियास बंगाल का राजा बनता है, शासक बनता है। उसने बंगाल को एक कर दिया है। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर के द्वारा कराया गया था। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 तक किस लिए फेमस है? अपनी न्यायप्रियता के लिए फेमस है। बंगाल का कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए फेमस है? गयासुद्दीन आजम शाह। गयासुद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी ने बोलते हैं इसने क्या किया? राजधानी को पांडुआ से लेके गौड़ स्थानांतरित कर दी। तो बंगाल की राजधानी को पांडुआ से गौड़ किसने स्थानांतरित किया? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। महाप्रभु चेतन अलाउद्दीन के समकालीन थे, ये आपको पता होना चाहिए। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। किसने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन ने। मालाधार बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर, श्री कृष्ण विजय किसने लिखी है? मालाधार बसु ने। गुड़ रस खान की उपाधि धारण की। तो गुड़ रस खान नहीं, ये गुड़राज खान, गुड़राज खान की उपाधि धारण की। गुड़राज खान की उपाधि किसने धारण की? मालाधार बसु ने। किसने दी? अलाउद्दीन ने। क्यों दी? क्योंकि इसने श्री कृष्ण विजय की रचना की थी। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि मिली थी। गुड़राज खान की मिली थी मालाधार बसु को श्री कृष्ण विजय लिखने के उपलक्ष्य में, अलाउद्दीन ने दी थी, और मालाधार बसु के बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी। नासरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। तो गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने कराया? नासरुद्दीन नुसरत शाह ने करवाया। अब बात करते हैं मालवा की। दिलावर खां 1401 में मालवा का स्वतंत्र शासक बनता है। दिलावर खां 1401 में। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण करता है। दिलावर के बेटे का नाम था अलप खां और वो हुसंग शाह बन जाता है। देखा होगा एमपी होशंगाबाद है उसी के नाम से। होशंगाबाद का नाम बदल दिया, अब वो नर्मदापुरम हो गया है। वो मैंने देखा हुसंग शाह की उपाधि धारण करता है और 1405 में मालवा का शासक बन जाता है। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थापित कर दिया था।
धारा से अपनी राजधानी को मांडू ले गया था। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। गुजरात का शासक कौन था? महमूद शाह द्वितीय। गुजरात शासक कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह ने क्या किया? महमूद शाह द्वितीय को हराया और मालवा को गुजरात में मिला दिया। मांडू के किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजा इनमें से किस किले में है? ये है मांडू के किले में, याद रखना आपको। बाज बहादुर और रूपमती का महल निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया था। बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने करवाया था। हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुसैन शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में कराया था। जहाज महल का किसने निर्माण कराया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। कहां कराया था? मांडू में करवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। कुशक महल को किसने बनवाया? महमूद खिलजी ने फतेहाबाद में बनवाया था। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर गुजरात का जो शासक था राजा कर्ण, अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुजरात को 1297 में अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां, मोहम्मद शाह तुगलक ने गुजरात का जो सूबेदार था उसका नाम था जफर खां, 1401 में दिल्ली सल्तनत की अधीनता को त्याग दिया। जैसे जफर खां को नियुक्त किया था सूबेदार को, उसने दिल्ली की अधीनता स्वीकार करना बंद कर दिया। बोले हम दिल्ली का आदेश नहीं मानेंगे। जफर खां सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि से 1407 में गुजरात का इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सुल्तान बन जाता है। गुजरात के प्रमुख शासकों में था, ये बहुत फेमस था, एक तो थे अहमद शाह 1411 से 1552 तक। अहमद शाह ने बहुत दिन राज किया। फिर महमूद शाह, महमूद बेगड़ा का नाम तो मैंने बहुत दिन सुना है, ये बहुत एक लंबा शासन करने वाला हो रहा है सुल्तान। 1511 आप देखो, 1498 से 1511 1458 से 42 साल तो ये हो गई, 42 साल ये हो गई, 11 साल ये हो गई, 42 और 10 53 साल शासन के आसपास समझ रहे हो। कोई राजा सुल्तान कोई 53 साल का शासन करता है, वो बहुत बड़ी, बोलते हैं ना, बहुत बड़ी उपलब्धि उसकी। बहादुर शाह था उसके 1526 से 1537 तक। अहमद शाह ने असावाल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर की स्थापना की थी या बसाया था। तो अहमदाबाद किसने बसाया था? अहमद शाह ने बसाया था। अहमदाबाद किसके किनारे? साबरमती नदी के किनारे। पाटन से राजधानी हटाकर इसने क्या किया? पाटन से अपनी राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था। तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद किसने बनाई थी? अहमद शाह ने। कहां से बनाई थी? पाटन से हटाकर। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी में राजधानी को ट्रांसफर करने की बात की गई थी आगरा से। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ऐसा कराया था। अब बात करते हैं मेवाड़ की। दिल्ली सल्तनत में मिला दिया, ये क्या लिख देते हैं इसे यार। कुहेलत वंश की एक शाखा से सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया। हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराया और पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कर दिया। राणा कुंभा ने 1488 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। बस कम लिखा हुआ है, ज्यादा लिखा होना चाहिए, लेकिन आपको ये ईयर याद कर लो, ये आती है 1488 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना। ईयर याद करो, साल, ये राणा कुंभा ने की थी। खानवा का युद्ध 1537 में राणा कुंभा और अकबर के बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की विजय बताते हैं, लेकिन ऐसा है कि बाबर जीता नहीं था। इसमें कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा है कि अकबर और ये खानवा, इसका सांगा का युद्ध ड्रॉ हो गया था, बराबर हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ, ऐसा माना जाता है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़। और किसके समय पे मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? वो की थी जहांगीर के समय पे। किसने की थी? राणा प्रताप के बेटे ने, उदय सिंह के समय पे। ठीक, खानदेश की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की। नर्मदा और ताप्ती के बीच में पड़ता है खानदेश। 1382 में इसकी स्थापना की फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार ने। इसका नाम था मलिक अहमद राजा फारूकी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। बुरहानपुर अभी भी खानदेश की बुरहानपुर होके हम जाएंगे, के बाद देखते हैं इसको कैसा है। बुरहानपुर खानदेश की राजधानी थी। बुरहानपुर में जो अटैक किया था, ऐसा माना जाता है, जो अकबर के जितने आक्रमण थे उसमें सबसे अंतिम जो आक्रमण था बुरहानपुर पर ही था। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ में था। सैनिक हेडक्वार्टर जहां पर सेना रहती थी वो था असीरगढ़ में। बुरहानपुर की इसकी राजधानी थी खानदेश की। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला दिया, क्योंकि 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। तो 1601 में उसने अंतिम आक्रमण किया था बुरहानपुर पर। बुरहानपुर को जीता उसने। जब इसको जीता तो खानदेश उसके कब्जे में आ जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ था? असीरगढ़। तो अब बंद करते हैं स्टूडियो को, बहुत हो गया।